नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे कार्ल गुस्ताव यूंग का वैश्लेषिक मनोविज्ञान। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें यूंग की, तो इनका जन्म कब हुआ? 26 जुलाई 1875 में। कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड के कैसविल नगर में इनका जन्म हुआ। देहांत 6 जून 1961 ईस्वी में हुआ। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक के रूप में ये बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने वैश्लेषिक मनोविज्ञान, जिसको एनालिटिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, इसकी नींव डाली, यानी इसकी शुरुआत करी। इनके पिता पादरी थे। यही कारण है कि युंग के प्रारंभिक जीवन पर दर्शन और धर्म का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में भी उपाधि प्राप्त की। 1907 में वे फ्रायड के संपर्क में आए, लेकिन ज्यादा समय तक इनके संपर्क में नहीं रह पाए। युंग फ्रायड के सहयोगी एवं शिष्य के रूप में उनके साथ रहे। फ्रायड के बाद मनोविश्लेषण संप्रदाय के कार्य को सबसे अधिक युंग ने ही आगे बढ़ाया। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये मनोविश्लेषणवादी जो संप्रदाय है, जिसमें फ्रायड, युंग और एडलर का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है, उसी के अंतर्गत इनको गिना जाता है या शामिल किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये फ्रायड के विचारों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे, इसीलिए ये फ्रायड से अलग हो गए और इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। युंग ने 1912 ईस्वी में फ्रायड का साथ छोड़ दिया। फ्रायड से अलग होने का कारण क्या था कि फ्रायड हर क्षेत्र में काम यानी सेक्स तथा लिबिडो पर ज्यादा जोर दिया करते थे। युंग ने यह स्वीकार किया कि व्यक्ति के जीवन में ये महत्वपूर्ण है कि काम और लिबिडो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इसे इतना महत्व नहीं देना चाहिए जितना कि फ्रायड ने दिया है, क्योंकि फ्रायड के जो विचार हैं वो इसी विषय के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। 1913 में नए संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय को विश्लेषी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। युंग ने कई देशों के साथ साथ भारत की भी यात्रा की और ये भारतीय संस्कृति और उसके दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए हैं। युंग ने व्यक्तित्व संरचना में अहम तथा स्व, व्यक्तिगत अचेतन एवं सामूहिक अचेतन, मुखौटा, एनिमा या अंतःनारी, अनिमस या अंतःनर, छाया संबंधी संकल्पनाओं की प्रस्तुति की है। लिबिडो या काम वासना पर भी उसने अपने विचारों की प्रस्तुति की है। देखिए, यहाँ पर अहम या स्व का मतलब क्या है? जो ईगो है यानी सेल्फ। स्व यानी सेल्फ, अहम क्या है? ईगो। ईगो और सेल्फ, व्यक्तिगत अचेतन, पर्सनल अनकॉन्शियसनेस, सामूहिक अचेतन की अगर बात करें तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, मुखौटा, परसोना, एनिमा या अंतःनारी का मतलब क्या है? एनिमा, एनिमस या अंतःनर यानी एनिमस, इसके साथ साथ छाया यानी शेडो। ये वो विषय हैं जिन पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हो सकता है कि आपने हिंदी में इन नामों को सुनना थोड़ा मुश्किल लगे या हिंदी में इसके बारे में आपने ना जाना हो। अगर ऐसा है तो आप इसके अंग्रेजी में दिए हुए नाम भी याद कर सकते हैं। लिबिडो यानी जो सिद्धांत फ्रायड का था, काम और लिबिडो, उसको भी इन्होंने नकारा नहीं बल्कि उसको स्वीकार किया, परंतु जितना फ्रायड ने उसको महत्व दिया उतना महत्व इन्होंने नहीं दिया, परंतु फिर भी इनके विचार इस पर इन्होंने दिए हैं। युंग की मान्यताओं का अगर विवेचन हम करें तो फ्रायड की अपेक्षा युंग या जुंग, दोनों ही नाम सही है, आप किसी को भी यहां लिख सकते हैं, ने साहित्य और कला के बारे में काफी गंभीर विवेचन किया है। जुंग का मानना है कि कला का मूल उत्स सामूहिक संस्कारगत मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल उत्स का मतलब क्या है? कि मूल उद्देश्य या मूल जो भाव है। इस संबंध में अवचेतन मन की व्यक्तिक प्रवृत्तियां अहम भूमिका निभाती है, यानी अवचेतन मन के भीतर जो प्रवृत्तियां हैं वो महत्वपूर्ण है। किस कार्य के लिए? जो साहित्य और कला की ये बात कर रहे हैं कि साहित्य और कला का विकास किससे है? अवचेतन मन में जो व्यक्तिगत प्रवृत्तियां हैं, व्यक्तिगत यानी व्यक्ति विशेष की अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्होंने मनोविज्ञान और अभ्यासगत कला सृजन के दो प्रकार माने हैं। दो कौन कौन से? एक तो मनोवैज्ञानिक और दूसरा क्या है? अभ्यासगत। मनोवैज्ञानिक कला मनुष्य के चेतन मन में सामग्री जुटाती है और उसके सामान्य अनुभवों के द्वारा
काव्यगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करती है या को अभिव्यक्त करती है। यानी क्या बता रहे हैं कि चेतन मन से सामग्री एकत्रित करती है। जो मनोवैज्ञानिक कला है वो सामने जो दिखाई दे रहा है या जिस विषय पर मानव विचार कर सकता है वहां से वो सामग्री इकट्ठी करती है और उसी को किसके भाव से, किसके माध्यम से, काव्य के माध्यम से उन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है। इनका ये विचार है कि कला के मूल उत्स मानव के अंतर चेतन में युगों से विद्यमान है। यानी कला की जो मूल जड़ है, जहां से कला का विकास होता है, वो मानव के अंतर चेतन में, उसके उस चेतना के हिस्से में जो भीतर समाया हुआ है, हमेशा से ही युगों युगों से विद्यमान है। मनुष्य की अंतर्वृत्तियों और बहिर्वृत्तियों यानी उसके मन के जो विचार और बाहरी वातावरण का जो प्रभाव है, उन दोनों के सामंजस्य से ही काव्य का रूप वो धारण करती है। कवि पहले संचित संस्कारों द्वारा आदर्शों की स्थापना करता है और ये संचित संस्कार कहाँ से आते हैं, उसे अपने कुछ उसके मन से और कुछ उसे आसपास से जो प्राप्त होते हैं, वो आदर्शों की स्थापना करता है। ये आदर्श देश तथा काल से परे होते हैं। बाद में अवचेतन में स्थित जो स्मृतियां, प्रतीक और प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। यानी अवचेतन मन को इन्होंने कला में ज्यादा महत्व दिया है कि कला किसके द्वारा प्रकट होती है। अवचेतन मन में जो हमारे भाव है, जो हमारी स्मृतियां हैं, प्रतीक है, वो अवचेतन मन में समाये हुए हैं और कविता के माध्यम से इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति होती है। इन्होंने ये स्वीकार किया है कि कवि रसानुभूति प्राप्त करता है। इस अनुभूति में विद्यमान अनुमान, नर प्रतीक, कल्पनाएं निश्चित शिल्प का रूप धारण करके काव्य के रूप में सामने आती है या प्रस्फुटित होती है। तो इन्होंने क्या माना है कि जो कवि है उसे रस की अनुभूति क्या है? आनंद की अनुभूति। और जब उसे ये आनंद की अनुभूति होती है तो इस अनुभूति में जो अनुमान लगाते हैं या जो नर प्रतीक, मानव प्रतीक रूप में लेते हैं, या जो कल्पनाएं हैं, ये एक शिल्प का रूप धारण कर लेती है और काव्य के रूप में हमारे सामने आती है। तो ये इनके जो विचार है, उनकी विवेचना है, इनकी जो मान्यताएं हैं, तो इन्होंने भी किसको महत्व दिया है? अवचेतन मन की वृत्तियों को अधिक महत्व दिया है। और ये मानते हैं कि अवचेतन मन की वृत्तियां या अवचेतन मन में जो हमारे भाव है विद्यमान है, वही जब अंतर्वृत्तियां और बहिर्वृत्तियों का सामंजस्य हो जाता है तो वो किसके रूप में सामने आता है? काव्य के रूप में वो सामने आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।